नमस्कार दोस्तों। हिंदू हृदय सम्राट, जब मैं ये नाम लेता हूं तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर बाला साहब ठाकरे की बात हो रही है। लेकिन बाला साहब के जो बेटे हैं उद्धव ठाकरे, वो हिंदूवादी नेता नहीं है, वो एक सेक्युलर नेता हैं। वो भाजपा का साथ छोड़ चुके हैं। कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार वाली एनसीपी के साथ गठबंधन में है। उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा तो ये कहकर छोड़ा कि भाजपा ने उन्हें धोखा दिया। उन्हें वादा किया गया था कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन अपना वादा पूरा नहीं किया और इसी वजह से वो भाजपा का साथ छोड़ करके चले गए। कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो मिली, लेकिन 5 साल तक उस कुर्सी पर बैठ नहीं पाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने उन्हें भी धोखा दे दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव उस रास्ते से भटक गए हैं जो बाला साहब ने हमें दिखाया था, और अपने साथ वो पार्टी के आधे से ज्यादा पार्टी को तोड़ करके ले गए। नई पार्टी को सिंबल मिल गया शिवसेना वाला। अब उद्धव को लगा था कि उन्हें सिंपैथी वोट मिलेंगे, शिव सैनिक उनके साथ खड़े होंगे। एनसीपी और कांग्रेस को भी यही लगा था। तो लोकसभा चुनाव जब आए तो 48 में से 21 सीटें उद्धव ठाकरे को दी गई कि सिंपैथी वोट मिलेगा। साथ में जो कांग्रेस और एनसीपी का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो भी उन्हें मिलेगा और वो सबसे बड़े दल के तौर पर उभर करके आएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 21 में से सिर्फ 9 सीटों पर उद्धव ठाकरे जीते। कह सकते हैं कि जो उनका जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था वो भी खिसक गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कभी शिवसेना का गढ़ रहा था कोंकण, वहां से भी उद्धव ठाकरे हार गए। हालांकि वो मुंबई में जीते, मराठवाड़ा में भी जीते, लेकिन यहाँ पर जीत का कारण था मुस्लिम वोट बैंक और बौद्ध दलित वोट बैंक। लेकिन उनका जो कोर वोट बैंक जो होता था, जो शिव सैनिक उनके साथ खड़े दिखते थे, वो उनसे दूर होते हुए बार की एनसीपी 10 में से 8 सीटों पर और कांग्रेस 17 में से 13 सीटों पर जीती। यानी एनसीपी और कांग्रेस का प्रदर्शन उद्धव से बहुत ज्यादा अच्छा रहा। लेकिन अभी भी उद्धव चाहते हैं कि उन्हें गठबंधन में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। कांग्रेस और एनसीपी दोनों ने साफ तौर पर मना कर दिया। कहा कि जिस पार्टी के विधायक ज्यादा होंगे उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो उद्धव कहते हैं कि ये तो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात हुई। जब उनसे कारण पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जब भाजपा और उनका गठबंधन होता था तो भी सेम फॉर्मूला अपनाया जाता था कि जिसके विधायक ज्यादा होंगे मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बनेगा। और इसी वजह से दोनों पार्टी एक दूसरे के उम्मीदवारों को हरवाने का प्रयास करते रहते थे, काम करते रहते थे। तो उद्धव ने माना कि वो गठबंधन के सहयोगियों की पीठ में छुरा खुद ही घोंपते आए हैं। खैर, जब महाराष्ट्र की बात हो रही है तो बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह पिछले 2-3 दिन से महाराष्ट्र के दौरे पर थे। नासिक गए और नागपुर भी गए। नागपुर में संघ का मुख्यालय है, साथ ही यहाँ से भाजपा के विधायक है नितिन गडकरी। तो नागपुर में जब उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया तो पार्टी के जो क्षेत्र के जो बड़े नेता थे वो तो शामिल हुए, लेकिन नितिन गडकरी शामिल नहीं हुए। चर्चाएं तो ये भी चली कि अमित शाह ने मोहन भागवत से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। नितिन गडकरी से ये चीज पूछी गई कि आप कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं हुए, तो उन्होंने बताया कि वो पिछले 1 हफ्ते से पार्टी के चुनाव वाले जो राज्य हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, यहाँ पर डटे हुए हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता या प्रत्याशी जो वहां पर है उनके प्रचार के लिए निकले हुए हैं। 2-3 दिन उन्होंने जम्मू कश्मीर में लगाए और पिछले 2 दिन से वो हरियाणा में है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। अब बात करते हैं कुछ जियोपॉलिटिकल न्यूज की। तो जियोपॉलिटिक्स में भारत का जो दबदबा है वो बढ़ते जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में आज बात करेंगे चाइना की। आपको बता दें कि चाइना की एक पॉलिसी है, नाम है सलामी स्लाइसिंग। अब पूछेंगे कि ये सलामी स्लाइसिंग क्या है, तो इस नीति के तहत चाइना लगभग पिछले 60 सालों से आगे बढ़ता आ रहा है। सलामी स्लाइसिंग की ये पॉलिसी कुछ ऐसी है कि आप 10 से 15 मीटर रोजाना आगे बढ़ते जाओ, यानी अपनी जो सेना की जो टुकड़ी है उनको 10 मीटर 15 मीटर डेली आगे बढ़ाते जाओ। अगर किसी दिन विवाद होता है तो 5 मीटर पीछे चले जाओ। और इसी पॉलिसी के तहत चाइना पता नहीं कितने हजार किलोमीटर पर कब्जा कर चुका है बॉर्डर वाले इलाकों में। लेकिन पिछले कुछ सालों से उसकी ये पॉलिसी काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि भारत की सेना डट कर खड़ी हो गई है। चाइना को 1 मीटर भी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। जब भी चाइना इस पॉलिसी के तहत आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो उन्हें रोक दिया जाता है, गतिरोध पैदा कर दिया जाता है भारतीय सेना की तरफ से। और गतिरोध इतना बढ़ गया कि दोनों देशों की सेनाओं को पेट्रोलिंग रोकनी पड़ी।
भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी कुछ दिन पहले कही थी न्यूयॉर्क में, अमेरिका में गए हुए थे, वहां पर उन्होंने भी सेम इसी तरह का एक स्टेटमेंट दिया था कि 75% बातों पर सहमति बन चुकी है, तो जीत हुई है, और ये हुई है यूनाइटेड नेशंस में। जब से भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटाई है, तब से दो देश बहुत ही मुखर तौर पर इसका विरोध करते आ रहे हैं। पहला तो आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान है, दूसरा देश होता था तुर्की। तुर्की भी पिछले 4-5 साल से इस मुद्दे का विरोध करते आ रहा है लगातार। कश्मीर का नाम लेकर के यूनाइटेड नेशन में लगातार वहां के जो प्रेसिडेंट हुआ करते हैं, वो भाषण में कश्मीर का जिक्र किया करते थे कि ये 370 गलत हटाई गई है। लेकिन इस साल के उनके भाषण में कश्मीर का कहीं भी जिक्र नहीं है। कारण उसका बताया जाता है कि जो तुर्की है वो ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। ब्रिक्स के जो दो मजबूत जो चेहरे हैं, दो बड़े देश हैं, एक तो चाइना है वापस से, और दूसरा है भारत। तो भारत की सहमति के बिना तो तुर्की की ब्रिक्स में एंट्री नहीं हो पाएगी, और इसी के तहत तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर चुप रहना बेहतर समझा, ताकि वो ब्रिक्स के अंदर अपनी एंट्री को सुनिश्चित कर सके। इसे भी हम भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत कह सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।